अच्छा सर, एक और एडिशनल केस देख लेते हैं जिसका नाम है टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट। अच्छा सर, टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट होता क्या है, पहले आपको इसका बैकग्राउंड होना चाहिए और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई एम वर्किंग इन ई वाई, सही है। अब सामने वाला कंपनी जो है, लेट से मैं ई एफ यू जनरल की बात करूँ, ई एफ यू लाइफ की बात करूँ, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करूँ, किसी भी कंपनी की बात करूँ, वहाँ पर उन लोगों ने कोई अपना सेल्स लेजर बनवाना है, सही है, प्रीमियम रजिस्टर बनवाना है, या फिक्स एसेट का रजिस्टर बनवाना है, या तो आप ये कह लें कि रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर्स की पंचिंग करवानी है। तो वो कहते ही हैं कि यार रेदर देन मैं इस वन ऑफ टास्क के लिए कोई नया बंदा हायर करूं, उसकी कॉस्ट इंकर करूं ज़माने तक, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप कंपनी एक बंदे को हायर करे और बोले काम हो गया निकलो अब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे टेम्पररी काम के लिए टेम्परेरली स्टाफ वो हमसे मांग लेती है फर्म से, जिसका नाम क्या है, टेम्पररी स्टाफ सर्विसेज। यानी भाई टेम्परेरली बेसिस के ऊपर यहां से हम बंदा वहां भेजते हैं जो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको काम करके दे। मैंने एग्जांपल्स दी आपको मल्टीपल। लेट से उसने कहा कि भाई मुझे जो है ना रिसीवेबल्स ने आज तक हमने क्या किया, वो बता रहा है, क्लाइंट बयान कर रहा है, क्लाइंट बयान कर रहा है मेरे पास आके, क्लाइंट मुझे कह रहा है कि भाई आज तक हमने किया भाई ये सर कि हमने ना जो भी एंट्री होती है हम सलंग अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में पार्क कर लेते हैं। कंट्रोल अकाउंट का मतलब है मेन रिसीवेबल अकाउंट। पर हमने आज तक ये नहीं किया हुआ कि हम अलग अलग बंदे का अलग अलग एक सब्सिडरी लेजर बनाए। जैसे आकाश का अलग है, सही जी, रेहान का अलग है, और सर पराचक का अलग है, और सर सौले का अलग है। यानी ये अलग 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 जो लेजर्स हैं वो नहीं बनाए हुए। तो क्लाइंट इज मूविंग फॉरवर्ड और वो कह रहा है कि भाई अब हमें अलग अलग हिसाब किताब करना है ताकि हमारी रिकवरेबिलिटी पे कोई मसले ना आए। उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप हमें कोई ऐसे बच्चे दे दें जो ये काम हमें करके दे दें। मैंने कभी काम किया है, वो बोल रही है कि भाई हमने जो भी सेल्स किए पूरे साल में वो अलग अलग लेजर्स में एंट्री करके दे दो। मैंने कहा भाई अपने स्टाफ से करा लो। बोलता है भाई ये मेरे स्टाफ इतना ऑक्यूपाइड है कि वो इन काम में नहीं लग सकता। मैंने कहा हायर कर लें। तो बोला भाई अगर मैं हायर भी करूंगा तो उसको एक बार ये जब काम कंप्लीट हो गया तो मेरे पास उसके अलावा उस बंदे के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन होगी नहीं। तो फिर मुझे अल्टीमेटली ये तो नहीं करूंगा मैं उसको निकालूंगा भाई काम खत्म हो गया निकलो यहाँ से। तो इसके लिए आप हमें काम ये करें कि टेम्पररीली स्टाफ असाइन कर दें। मैंने कहा चलो मैं बात समझ गया कि हम आपको टेम्पररी बेसिस के ऊपर अपनी फर्म की कुछ रिसोर्सेज दे देते हैं जो कि आपको ये काम करके दे देंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, वो आपको आराम से कर देंगे। 2-3 महीने के लिए पर्सनल यहाँ से वहाँ चले गए, दैट्स इट। अच्छा, अब वो कहता ही है कि भाई जब यहाँ से वहाँ बंदा जाएगा तो सर थ्रेड्स क्या क्रिएट होंगे। सर एक तो मुझे पता है कि एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा। कैसे, सुनिएगा। यहाँ से बंदा वहाँ गया, वहाँ पर वो सेल्स लेजर बना के आया, सब्सिडी लेजर्स बना के आया रिसीवेबल्स के सबके, कस्टमर बाय कस्टमर वाइज। अब वो यहाँ पर वापस आ गया 3 महीने बाद, अब उसी चीज़ को वो ऑडिट कर रहा है। क्या आप मानते हो कि अगर उसमें कोई गलती निकली तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा सर? क्योंकि ऐसी बात है वो सेल्फ रिव्यू सेट है। और दूसरी चीज़, वो ये वहाँ पे जाके बेचता रहेगा कि यार देखो हमारी फर्म कैसा बेहतरीन काम करती है, ये वो बेहतरीन काम, बेहतरीन सर्विसेज। कल को कल को अगर मैनेजर रिव्यू करते हुए वहाँ पे कोई भंड निकालता है तो आपको नहीं लगता कि एक एडवोकेसी थ्रेड भी आएगा? सर एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये था ना कि आप क्लाइंट की पोजीशन को यहाँ तक प्रमोट करते हैं कि आपकी खुद की सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाए। यानी सर समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं वहाँ पर अपने बच्चे भेज रहा हूँ काम करने के लिए और वो काम कर रहे हैं तो मैं लोगों को भेज रहा हूँ यार देखो हमारी फर्म की सर्विसेज कैसी है, लोग बच्चे मांगते हैं हमसे। तो सर ये तो मेरे पास एक एडवोकेसी थ्रेड भी आ जाएगा। तो सर क्या आप ये मानते हैं यहाँ पर पहला थ्रेड कौन सा आ गया, सेल्फ रिव्यू, दूसरा आ गया एडवोकेसी, और तीसरा तीसरा सर सोचें क्या हो सकता है? सर इंटिमिडेशन तो नहीं हो, तो धमकी तो नहीं है इसके अंदर? तो सर क्या मैं कह सकता हूँ फैमिलियरिटी थ्रेड भी आ सकता है। अच्छा, फैमिलियरिटी थ्रेड ऐसे कि यहाँ से जब लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे दोस्ती यारी होगी, घुल मिल जाएंगे उनमें। तो जब घुल मिल जाएंगे उनमें तो जाहिर सी बात है देयर इज द चांस कि फैमिलियरिटी थ्रेड क्रिएट हो जाए। बात क्लियर है? तो सर यहाँ पर देख लेते हैं कि थ्रेड कौन कौन से क्रिएट होते हैं। सर सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी और एडवोकेसी थ्रेड। अच्छा, फिर वो कहता ही है तो वंस यू हैव डिटरमाइंड कि भाई सही है यार इस वाली हरकत से अगर यहाँ से वहाँ हम देखो बात समझिएगा, यहाँ से वहाँ जॉब पे नहीं जा रहे, यहाँ से वहाँ टेम्पररीली बंदे जा रहे हैं। वो अलग केस है, ये अलग केस है। ये है टेम्पररी स्टाफ असाइनमेंट, यानी टेम्पररीली बेस पे यहाँ से वहाँ पे स्टाफ जा रहा है, ये अलग केस है। इसको आपने क्लियर कट समझना है, सही है जी। अच्छा,
अब मैं आपसे अगर पूछूं सर ये थ्रेट सिग्निफिकेंट कब होगा, तो आप कहेंगे सर इस थ्रेट की सिग्निफिकेंस बेस करती है कुछ चीजों के ऊपर कि उस बंदे की यहाँ पोजीशन क्या है जब वो ऑडिट कर रहा है और वहां पे किस नौयत का काम करके आया है। अगर वहां पर बात समझिएगा, अगर वहां पर जब वो गया है और वो मेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है, यानी भाई पूरे ट्रायल बैलेंस भी बना रहा है, सही है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहा है, तो सर दैट मीन्स के थ्रेट वुड बी सो सिग्निफिकेंट। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहा है तो थ्रेट वुड बी लेस सिग्निफिकेंट। बात क्लियर है? तो देखिएगा सर यहाँ पे क्या कह रहा है, पोजीशन इन दी फर्म, पोजीशन एट दी क्लाइंट, और वो किस नौयत का काम कर रहा है वो भी एक आपके पास सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करने के लिए मैटर करती है चीज। अब सर सेफगार्ड क्या लगा सकते हैं, खुद सोचो यार। एक तो फ्रेमवर्क लगाओ ना कि कर क्या सकते हैं इस थ्रेट को खत्म करने के लिए, हालात वाकयात को खत्म करने के लिए, ताकि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर पाऊं थ्रेट्स के बगैर, ताकि मेरे एथिकल प्रिंसिपल से मैं कंप्लाई कर पाऊँ। तो सर पहला सोचते हैं, जो वहाँ से बंदे यहाँ पर आए वापस, यानी हमने जो बंदे भेजे थे वो वापस आकर अब ऑडिट कर रहे हैं, आप उनको वो एरिया ही नहीं दें जहाँ पे वो काम करके आए, आप उनको वो एरिया नहीं दें जो वो काम करके आए। दूसरी चीज़, आप उनको ऑडिट टीम में ही ना रखें। बात सिंपल है, उन्होंने जितना काम किया उनके काम को रिव्यू करवा लें, ये भी एक सेफ गार्ड है। और मैनेजमेंट से एग्रीमेंट करें कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग अज्यूम नहीं करेंगे, ये समझने की बात है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम ना करने का मतलब क्या है सर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने का मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी उनका काम क्या है, क्लाइंट ने दिया लेजर, उसने बोला भाई ये लेजर है मिस्टर एबीसी का, डेट वाइज पंचिंग कर दो, दैट्स इट। देयर इज नो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन दिस। कौन से लेजर में पार्क करना है, सही है, कौन सी अमाउंट पार्क करनी है, कौन सी इनवॉइस है, सब मैनेजमेंट बता रही है, आपकी जजमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट ने आपको कहा, सुनिएगा, मैनेजमेंट वो उन बच्चों को कह रही है, अगर लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसका 30% सीओजीएस में ले जाना, 40% या 50% आप ले जाना एडमिन में, सही जी। तो ये 30 और 50 कितना हो गया सर, 80 हो गया, और 20% ले जाना सेलिंग में। मैंने जजमेंट नहीं लगाई, मुझे मैनेजमेंट ने कहा, मैंने ठक 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 करके मल्टीप्लाई किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पीएनएल में गया, बस 3 हिस्सों में चला गया, सीओजीएस में, एडमिन में, सेलिंग में। क्या मैंने अपनी जजमेंट यूज की? नहीं, मैंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम नहीं करना, डिसीजन मेकिंग मैंने नहीं करनी, मैंने सिर्फ पंचिंग करनी है, दैट्स इट। ये हालात वाकयात है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ गार्ड, कि आप भाई अपनी डिसीजन मेकिंग, अपना होशियारी, अपनी दिमाग चलाओ ही नहीं, जो वो कह रहा करके दो, दैट मीन्स कि भाई ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई, आपका थ्रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर खुद दिमाग लगा रहे हो, मैनेजमेंट आपको कह रही है भाई ये अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, पूरे एफएस बना, दैट मीन्स कि यू आर यूजिंग योर जजमेंट्स, यू आर यूजिंग योर जजमेंट्स, तो ये नहीं करना। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, सेफगार्ड्स में सबसे पहली चीज आता है कंडक्टिंग एन एडिशनल रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द लोन्ड स्टाफ। लोन्ड स्टाफ का मतलब यहां से जो वहां गया था। दूसरा, नॉट इंक्लूडिंग द लोन्ड पर्सनल एज एन ऑडिट टीम मेंबर, ये भी मैं बता चुका। नॉट गिवन द लोन्ड पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फंक्शन और एक्टिविटी दैट द पर्सनल हैज परफॉर्म। वही वाली बात, जो वो काम करके आया उसको उस एरिया में डालो ही नहीं। प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए देंगे तो आपका फैमिलियरिटी साइड रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़े कम टाइम में तो बातचीत नहीं होती ना। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्लास में भी बैठे हुए हैं और कोई आगे पीछे लोग होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन में गले में हाथ डाल के हाँ भाई जानी कैसा है, ऐसा तो नहीं होता ना, टाइम लगता है। तो वो कहते शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप लोन करते हैं अपना स्टाफ, तो फिर ये थ्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वन ऑफ द सेफ गार्ड। और देखो आखिरी चीज़ क्या लिखी हुई है, not assuming the management responsibilities and the audit client is responsible for directing and supervising the activities of the personnel। बात समझ आती है? तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको व्यू बता दिया है कि भाई अगर यहाँ से वहाँ टेम्पररीली बेस पे स्टाफ असाइन हो रहा है तो उसमें थ्रेट्स क्या आ सकते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस की चीज़ पे बेस करती है, उसके ऊपर सेफगार्ड्स क्या है। जज़ाकल्लाह।